अभी हमारे साथ हुआ क्या है, मैंने आपको एक बात बताई है, आपको 2-3 बातें और बताता हूं जो इस लॉकडाउन के यानी कि इस कोरोना काल के अंदर हुई है, जिसमें मोदी जी ने बड़े गर्वी से शब्दों में कहा है, हमारे लोग नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाए। मोदी जी ने तो तब भी कहा था 14 में अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, लोगों ने कहा आएंगे, हैं, अच्छे दिन आ गए, लोगों के नहीं आए तो कोई अलग बात नहीं है, उनके आ गए, उनकी पार्टी के आ गए, उनके पूंजीपतियों के आ गए, अंबानी और अडानी के आ गए, है ना, आ गए उनके सबके। अब आपके लिए नाम लेके थोड़ी कहा था कि तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, उसकी बात को समझो। उसने ये कभी नहीं कहा आपके अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने सिर्फ ये कहा अच्छे दिन आएंगे, और आ गए, जिनके आने थे उनके आ गए। अभी उन्होंने कोरोना काल में क्या कहा, आपदा को अवसर, आपदा को अवसर में बदलो। पहले तो आपदा थी ही नहीं, जिसे आपदा बनाया गया, आपदा थी ही नहीं। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, 22 तारीख को पहली बार लॉकडाउन हुआ था, और शायद 27 या 28 तारीख को मैंने इस बारे में लाइव आकर के कह दिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग शब्द ही गलत है। किसी भी संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मामला नहीं आता है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रहती है। अभी तो नहीं है, लेकिन पहले अगर घर में कोई टीबी का मरीज होता तो उसके बर्तन, बिस्तर, तौलिए वगैरह अलग रखते थे। फिजिकल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को आप सोशल डिस्टेंसिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, यह क्या मामला है? विरोध करने वाला भारत में पहला व्यक्ति मैं था। फिर मैंने कहा, जो ये आप मास्क अनिवार्य कर रहे हो, ये कोरोना से बचने का मामला है या कोरोना से प्रभावित करने का मामला है? आप कह रहे हो सांस लेने में तकलीफ होती है, कोरोना के पेशेंट को सबसे पहले हॉस्पिटल में ले जाकर के सबसे पहले ऑक्सीजन लगाया जाता है, ये तो सब देखते हैं ना। अब आप मास्क लगा करके रखोगे तो 90% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही वापस जाएगी अंदर, जो आप छोड़ना चाहते हो, बाहर छोड़ना चाहते हो। और जो आप शुद्ध बाहर की हवा, ऑक्सीजन लेना चाहते हो, वो तो 10% ही जाएगी। फेफड़ों पर असर किसके होगा? लेकिन क्या हो गया साहब, ये कानून बन गया, ये गाइडलाइन बन गई, लोगों के चालान होने शुरू हो गए, कर्मचारियों पे कार्रवाई होनी शुरू हो गई, उनके इंक्रीमेंट रुकने शुरू हो गए, पुलिस वालों को मतलब और ज्यादा पनिशमेंट मिलना शुरू हो गया। इन तमाम चीजों की वजह से लोगों को इसको मानना अनिवार्य हो गया। बाकी रियली में समझें तो मैं कह रहा हूं कि आप 24 घंटे में, चलो रात को सो जाते होंगे तो 12 घंटे बीच में बच जाते हैं, तो 12 घंटे में अगर 8 घंटे भी अगर आप मुंह पर कंटिन्यू मास्क लगाकर रखते हो तो आपकी हालत उस स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति से ज्यादा खराब होगी जो दिन में 4 पैकेट सिगरेट पीता है। 40 सिगरेट पीने के बराबर है पूरे दिन मुंह पे मास्क लगाकर रखना। और तीसरी बात यह कि जो चीज मास्क से रुक जाती है, सिर्फ एक साधारण सा कपड़ा है ना, उसमें कोई विशेषता नहीं है, कोई स्पेशल बना हुआ नहीं है। वो शायद बीच में कुछ चर्चा चली थी कि 995 N95, तो वो N95 तो कोई मिलता ही नहीं है, भी नहीं मिलेगा तो 50, 60, 100, 150 रुपए का मिलेगा, वो भी उसको। तो कहां मास्क आपको कोरोना से रोकेगा? मैंने हमारे अधिकारियों के बीच में बात कही जब बैठा कि वायरस जो है वो अंदर नहीं जाएंगे। अब एक आदमी खोलेगा, किसी काम से खोलेगा, कोई थूकने के लिए खोलेगा, अब या उसने उतार भी दिया, अब उसको वापस कैसे पता है कि मैं उसको उसी रूप में लगा रहा हूं? जो बाहर वाला हिस्सा है वो अंदर गया तो जो पहले बाहर था वो अगर उल्टा हो गया तो क्या होगा? फिर कहते हैं साहब ये वायरस इतना घातक है, इतना खतरनाक है कि इसका आज दिन तक कोई वैक्सीन ही नहीं बना, कोई दवाई ही नहीं बनी, कोई इलाज है ही नहीं, है ना। और अब हमें अमिताभ जी की जिम्मेदारी लगा दी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं है, ना तो दवाई बनेगी ना ढिलाई रखनी है। और इधर कह भी दिया जो दुनिया में कहीं पर वैक्सीन बना नहीं है, बनने की संभावना नहीं है, बनने का काम कहीं शुरू नहीं हुआ है, मोदी जी ने कहा बिहार वालों को फ्री दिया जाएगा।
साला जिसकी संभावना नहीं बनी अभी तक बनने की, जिसका कहीं पर कोई प्रोसेस शुरू नहीं किया गया बनाने का, मोदी जी ने कह दिया बिहार वालों को फ्री मिलेगा। फिर उन्होंने क्या कहा साहब, कोरोना का वायरस इतना खतरनाक है, उसने बचना बहुत जरूरी है, लेकिन हाथ धोएं, ठीक है ना, और वो भी साधारण से साबुन से धोएं तो कोरोना का वायरस मर जाता है। इतना खतरनाक है? नहीं, इतना खतरनाक है कि साधारण साबुन से ही मर जाता है। और इतना खतरनाक भी है जिसका आज दिन तक कोई दवाई नहीं बनी है। समझ में नहीं आता है, समझ में आएगा कहां से? हमने कभी समझने के लिए दिमाग खोला ही नहीं। हमने 20, 22, 25 साल इस काम में लगाए हैं। 20-25 साल में हमने दुश्मन को अच्छी तरह से समझा है। वो जब करवट भी बदलता है तो हम पता लगा देते हैं कि उसने करवट क्यों बदली है, उसकी नीयत में क्या है। जिसने दुश्मन को समझा ही नहीं है, दुश्मन को पहचाना ही नहीं है, उसके भाव दुश्मन करवट बदले कि चाहे कूदे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ना, जब उसको पता ही नहीं कि दुश्मन हमारा कौन है। तो साथियों, ये आपको बता रहा हूं कि ये दुनिया में कहीं मान लीजिए थोड़ी बहुत असरकारी बीमारी रही होगी, और उसके लिए भी 2 शब्द हैं आपको समझना होगा। दुनिया में जिसको कोविड-19 कहा गया, उसका एक नाम रखा गया। बीमारियों के नाम होते हैं ना, हर साल नाम बदलते हैं। कभी स्वाइन फ्लू होता है, तो कभी चिकनगुनिया होता है, तो कभी कुछ होता है, कभी डेंगू होता है। नाम तो बदलते रहते हैं। बीमारी वो की वो होती है, थोड़ा बहुत तो बदल जाता है मामला, उसका लक्षण बदलते हैं। लेकिन वो होने के बावजूद यहां पूरी दुनिया जिसको नाम दे रही है कोविड-19, सिर्फ भारत उसको कह रहा है कोरोना। दुनिया से अलग नाम है भारत में उसका। लेकिन क्या है, भारत में उनको मालूम है कि अगर दुनिया की नजर में एक चीज चली गई तो ये साबित हो जाएगा कि भारत में कोविड-19 नाम की कोई बीमारी पहुंची ही नहीं, आई ही नहीं। इसलिए जिसको क्या बोलते हैं उसको WHO की गाइडलाइन को यहां पर लागू करना, ये तो विश्व के दायरे में आ गया। लेकिन जब कोविड-19 है ही नहीं तो कोविड-19 का भय आप कैसे बता सकते हो? इसलिए उन्होंने क्या कहा, कोरोना। और कोरोना शब्द का मीनिंग आज तक सामने आया ही नहीं। लेकिन चलो, ये सारी चीजें उन्होंने क्यों की? क्यों इस बीमारी को, जो साधारण साबुन से, हाथ धोने से, गर्म पानी पी लेने से, दूध हल्दी में अदवा डाल के दूध पी लेने से खत्म हो जाती है, इतनी सिंपल सी बीमारी को इतना बड़ा हवा बनाया। हवा बनाकर कहा आपदा को अवसर में बदल दो। और उन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया। कैसे बदला? आप कोरोना कोरोना करते रह गए और उन्होंने आपका कोरोना कर दिया। क्या कोरोना किया आपको समझाता हूं। अभी तक सबसे पहला कोरोना किया उन्होंने मजदूरों का। इस संविधान के बनने से पहले और अंग्रेजों की सत्ता में भी भारत में लेबर जो है, मजदूर, उनको अनलिमिटेड वर्क करना पड़ता था। कोई टाइम फिक्स नहीं था, 16 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, कोई टाइम फिक्स नहीं था, करना ही पड़ता था। और कोई मजदूरी फिक्स नहीं थी कि आप इतने घंटे काम करोगे तो इतना पैसा मिलेगा। अंग्रेजों ने पहली बार जब बाबा साहब अंबेडकर के उस रिकमेंडेशन के आधार पर, जब बाबा साहब के सब कहने पर उन्होंने कहा कि भाई मजदूरों का कोई टाइम फिक्स होना चाहिए, तो अंग्रेजों ने कहा कि 14 घंटे कर दो, 14 घंटे कर दो। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा 14 घंटे नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में इसका सर्वे करवाओ। सर्वे होने के बाद पता चले कि एक आदमी, एक ह्यूमन, जिसकी कितनी कैपेसिटी है कि 24 घंटे में वो कितना काम कर सकता है और कंटिन्यू कितना कर सकता है, उसको बीच में रेस्ट कितनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने इसके ऊपर उनको सलाह दी कि 8 घंटे एक आदमी 24 घंटे में काम कर सकता है। 8 घंटे उसकी काम करने की क्षमता है। अब हर आदमी तो समान नहीं होता है, कोई 6 घंटे में थक जाता है तो कोई 10 घंटे भी कर लेता है, लेकिन एवरेज 8 घंटे काम आदमी कर सकता है। 8 घंटे काम करने के बाद उस 8 घंटे में भी वो कंटिन्यू 8 घंटे नहीं कर सकता, इसलिए 3.5 घंटे के बाद में उसको रेस्ट चाहिए। पुलिस थानों में आपने देखा होगा, एक संतरी जब गन ले खड़ा होता है
3 घंटे का उसका पीरियड होता है। एक तब पैरा जो उसको पहरा बोलते हैं। वो पहरे में 3 घंटे से ज़्यादा खड़ा नहीं रहता। तो वो फिक्स है कि इतना ही होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा 8 घंटे होना चाहिए, और 8 घंटे में भी बीच में 1 घंटा रेस्ट उसको मिलनी चाहिए। ये मजदूरों के लिए लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर उस समय लड़ रहे थे, और ब्राह्मण इसका विरोध कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर मजदूर का टाइम बाउंड यानी वो लिमिट नहीं होना चाहिए। तो उस समय अंग्रेज बड़ी मुश्किलों से 14 घंटे कर पाए थे कि भाई तुम्हें जितना काम लेना हो तुम लो, लेकिन हमारे अंग्रेजों के शासन में जो हमारे काम ले लेंगे उनको 14 घंटे से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। बाबा साहब अंबेडकर जब पहली बार लॉ मिनिस्टर बने, लेबर मिनिस्टर बने, तो बाबा साहब अंबेडकर ने डायरेक्ट ला करके 8 घंटे ठोक दिया। जिस काम के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन लगाया, अंग्रेजों से लड़े, इस देश की व्यवस्था से लड़े, इस देश के हुक्मरानों से लड़े, सबसे लड़ करके मजदूरों के लिए शायद मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई तोहफा दुनिया में हो नहीं सकता था। 8 घंटे, वो भी मिनिमम डेली वेजेस फिक्स होना चाहिए, इतना पैसा तो उसको इतने घंटे का मिलना ही चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने मजदूरों के टाइम वर्क को 8 घंटे पे फिक्स किया, बीच में 1 घंटा उन्हें रेस्ट मिलेगी, और सप्ताह में सिर्फ 6 दिन काम करेगा, पैसा 7 दिन का मिलेगा। अभी तो 5 दिन पे भी ले रहे हैं, अभी 5 दिन काम करके भी ले रहे हैं। ये अलग बात है कि 5 दिन में ही 7 दिन का काम ले लेते हैं वो, ये अलग बात है। और जो 5 दिन वाली बात करते हैं ना, उनको मैंने 7 दिन ऑफिस में बैठे देखा है। जब भी फोन करके पूछता हूं कहां होगा, ऑफिस में। अरे भाई आज तो छुट्टी है, सैटरडे तुम्हारा है, संडे तुम्हारा है। नहीं साहब ने बुला दिया था। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया था? वो ऊपर से कोई सूचना मांग ली थी। 8 बजे पूछो तो ऑफिस में, 9 बजे पूछो तो ऑफिस में। ठीक है ना, चलो ठीक है, वहां होना ही था। नहीं बोलेंगे तो होगा। जो पढ़े लिखे लोग भी अपने हक अधिकार के बारे में नहीं बोलेंगे, अपने समाज की बात छोड़ो, अपने बारे में भी नहीं बोलेंगे, उनके साथ तो होना ही है। लेकिन इस अवसर, आपदा में अवसर का फायदा कैसे लिया गया? आपके देश के अंदर लेबर का वर्क 12 घंटे कर दिया गया। स्पीकर हैं, है ना, वो तो पंडित जी है ना, जोशी जी। उन्होंने कहा नहीं सरकार को ये करना पड़ेगा। उधर राज्यपाल ने कह दिया करना पड़ेगा, तो बसों गहलोत की बस में क्या रहा? आपके मजदूरों के 8 घंटे की बजाय 12 घंटे हो गए हैं। अब फुली इंप्लीमेंट इसका भले 4-5 साल बाद में हो। अभी तो नहीं हो रहा है, तो कौन कह रहा है नहीं हो रहा, ये तो सब ठीक नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे होगा। इस देश में बेरोजगारी इतनी फैल गई है कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने के लिए कोई भी आदमी तैयार होगा। 400-500 रुपए दिहाड़ी की बजाय 200 में भी दिहाड़ी पे काम करने को तैयार होगा, क्योंकि उसको मालूम है मैंने बच्चे पैदा किए हैं, शाम को उनको खिलाना पड़ेगा। ये पहला झटका दिया आपके देश को, लेकिन दिया किसको? मजदूरों को। ठीक है ना, तो मजदूर टीवी देखते हैं, और टीवी भी देखते हैं तो सास बहू देखते हैं, कभी भी वो न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं, है ना। तारक मेहता देख लेते हैं, न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं। दूसरा, मजदूरों की उठ बैठ ही नहीं है जो विचार करने वाले वैचारिक लोगों के साथ में संपर्क में। वो सोशल मीडिया पे भी अच्छी अच्छी चीज़ें तो ढूंढ लेंगे, लेकिन इस प्रकार का कोई सोशल मीडिया से उनका कनेक्ट नहीं है, संपर्क नहीं है कि इस प्रकार का षड्यंत्र उनके सामने उजागर हो सके। जो लेबर है, मजदूर है, उसका एजुकेशन इतना नहीं है कि वो कहीं से ढूंढ ले, पढ़ ले, अखबार से जान ले। मजदूर कुछ नहीं बोला, ठीक है, और हुआ मजदूरों का था, इसलिए बाकी वाला कोई नहीं बोला। सत्यानाश मजदूरों का हुआ, बाकी वाले क्यों बोलेंगे? क्या लेना देना है? न कर्मचारी बोला, जबकि उनको मालूम नहीं है 12 घंटे एक लेबर, एक कमठे के बेलदार, दिहाड़ी पे काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर भी वही कानून लागू होता है जो कलेक्टर के ऊपर भी वही कानून होता है। और बेचारे कलेक्टरों की तो पूछो ही क्यों है। कलेक्टर को तो ये तो बेचारे 12 घंटे के बाद तो छूट जाएंगे, 12 घंटे बाद तो अपने घर चले जाएंगे। वो तो 24 घंटे ही गुलाम है, उसको तो रात को 2 बजे भी जगाया जा सकता है। तो समझने वाली बात है कि लेबर का जब किया गया मामला, तब कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं बोला है। जैसे ही दूसरा झटका किसानों को दिया,
तो लेबर भी चुप हो गया। तब लेबर ने कहा साला हमारे लिए कोई नहीं बोला था, हम क्यों बोले हैं, हम क्यों बोले। बाबा साहब ने लड़ धक्कर कर 8 घंटे किया। बाबा साहब के उस कानून को खत्म करके, लेबर के मिले उस अधिकार को खत्म करके 12 घंटे किया। अब वो 12 का 16 भी हो सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। जब 8 से 12 हो सकता है तो 16 होने में क्या दिक्कत है, फिर 18 होने में क्या दिक्कत है, और फिर अनलिमिटेड भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। मजदूरों के साथ हुआ, आपदा को अवसर बनाया किसने, ब्राह्मणवादी लोगों ने, जिनके लिए ये भारत का संविधान घातक है, जिनके एकाधिकार को ये संविधान खत्म करता है, उनको उन्होंने किस तरीके से खत्म किया है आप समझने की कोशिश करो। और यही समझाने के लिए आया हूं। स्नेह मिलन में कोई आपसे कोई गिफ्ट लेने नहीं आया, ना आपको गिफ्ट देने आया हूं, ठीक है, ना है कि हलवा पूड़ी खाने आया हूं। यहां तो हमारा हलवा पूड़ी छीना जा रहा है, वो बताने आया हूं। अब तीसरा झटका किसको दिया गया, ये 2 हो गए। किसानों वाला मैंने आपको पहले समझा दिया, किसानों की जमीन गई, मजदूरों का टाइम वर्क गया, ठीक है, उनकी दिहाड़ी गई। अब बचा कौन। संविधान ने सबसे बड़ी चोट की थी मनुस्मृति पे, चोट ही नहीं की थी, मनुस्मृति को 0 किया। बाबा साहब ने आर्टिकल 13 के तहत पूरा का पूरा पहले का जो भी सिस्टम था उसको 0 किया। इसीलिए तो ब्राह्मण कहता है, आपको समझ में नहीं आया होगा अब तक, और हम समझने का प्रयास भी क्यों करें, हमें तो मिल रहा है। ब्राह्मण कहता है 3 और 13 ये बहुत ही अशुभ है। तो कई होटलों में ठहरा, तो लाइन से जा रहा हूं तो बीच में 13 नंबर रूम ही नहीं, 12 सीधा 14। मैंने होटल वालों से पूछा भाई 13 नंबर रूम किधर है, बोला साहब है ही नहीं। क्यों,